what does not take place in meiosis, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा स्टेप जो कि meiosis के अंदर नहीं होता? क्रोमोसोम मल्टीप्लिकेशन होती है meiosis के अंदर, सेपरेशन भी होती है क्रोमोसोम की, और एंजाइम्स भी काम आते हैं meiosis के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, उसका कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है meiosis से। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। इन विच एम्ब्रियो द स्पेस बिटवीन टू लेयर्स, सॉरी इन चिक एम्ब्रियो, यानी कि चिक एम्ब्रियो के अंदर जो स्पेस होता है दो लेयर्स के दरमियान, दो जर्म लेयर्स के दरमियान में जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सीलोम। सीलोम क्या होता है? जनरली अगर मैं सीलोम की डेफिनेशन बताऊं, अगर आपसे कोई पूछे ह्यूमन बॉडी के अंदर सीलोम क्या है, या फिर सीलोम की टाइप्स आप पढ़ते हो किंगडम एनिमेलिया के अंदर, सीलोम 3 तरीके का होता है। ए सीलोमेटिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है कि कोई सीलोम नहीं है, या तो उसके पास हम लोग कह सकते हैं उसके पास एसिलोमेटिक ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। एक होता है सूडोसिलोमेटिक और एक होता है सिलोमेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सीलोम का मतलब होता है वो स्पेस जो कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान में हो, उसको सीलोम कहते हैं। बॉडी वॉल, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये सब एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पे स्टमक है, ये इंटेस्टाइन वगैरह हो गया, ये एनस है। तो ये जो अब ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल, ठीक है। पेरिटोनियम लेयरिंग आ गई, ये बॉडी वॉल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है ना, ये स्पेस, इस स्पेस को हम लोग सीलोम कहते हैं। तो चिक का जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर भी जो दो लेयर्स के दरमियान में स्पेस होता है उसको सीलोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच रीजन ऑर्गेनिक मटेरियल एंड शेल्स आर फाउंड, यानी कि ओशन के किस लेयर के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, और शेल्स यानी कि वो जो जिसके अंदर बहुत सारे आपको ऑर्गेनिजम्स कवर्ड मिलेंगे, उनका एज अ एक्सोस्केलेटन काम करता है। जो ऊपर वाला जो कवरिंग होती है उसको शेल बोलते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से जो दिखते हैं ये वाले शेल्स आपको कौन से लेयर के अंदर ज़्यादा मिलेंगे। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए ओशन की सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है, फिर नीचे एंड बॉटम वाली। देखो अगर ये आपके पास ओशन है तो ये जो सबसे टॉप लेयर होती है जहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है और मैक्सिमम लाइट रीच करती है जो आपको नज़र आती है, सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं यूफोटिक। क्या बोलेंगे? यूफोटिक। उसके बाद जो मिडिल वाली लेयर होती है ये वाली, इसको बैथियल बोलते हैं, बैथियल, ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास बॉटम वाली लेयर, जहाँ पे कोई लाइट नहीं होती, कोई बिल्कुल डार्क रीजन होता है, यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे, लेकिन अभी भी बहुत सारे आपको ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सारा फॉसिल फ्यूल आपको बॉटम के अंदर मिलता है, इतना नीचे मिलता है। और सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है उसको एबैसियल बोलते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका एबैसियल लेयर हो जाएगा, सबसे बॉटम वाली लेयर। उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे लिटोरल। लिटोरल किसे बोलते हैं? वो ओशन की लेयर जो कि सी शोर यानी कि समुद्र के किनारे के पास जो आपको मिले उसे लिटोरल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है और यहाँ पे शेल्स भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये सी शोर पे है, ठीक है। लिटोरल आपको सी शोर वाली साइड पे मिलती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन लेकिन आपका बैसियल होगा जो कि बॉटम में होता है और वहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। समझ आ गया होगा आई होप। पहले यूफैटिक, फिर बैसियल, फिर आपका बैसियल, और लिटोरल जो है वो सी शोर वाली साइड पे होती है। मेन लेयर्स आपके पास ये 3 होती हैं, मेन रीजन्स। बेसिकली लेयर्स नहीं है बट एक अप्रॉक्स रीजन्स है। क्वेश्चन नंबर 16, विच पैरासाइट कैन सर्वाइव इन आर्टिफिशियल मीडियम, यानी कि अगर मैं इन ऑर्गेनिजम्स में से, ये सारे पैरासाइट्स हैं, अगर ऑब्लिगेट पैरासाइट फैकल्टेटिव, ये दोनों लफ्ज़ का आपका मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए। ऑब्लिगेट बोलते हैं जैसे अगर कोई चीज़ है तो है, अगर एक ऑर्गेनिज्म को अगर लाइट चाहिए तो चाहिए, वो लाइट के बिना सर्वाइव नहीं करेगा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे ऑब्लिगेट, ठीक है। और फैकल्टेटिव है कि मतलब फैकल्टेटिव वाला थोड़ा सा इनोसेंट होता है कि उसको अगर लाइट चाहिए तो अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिल रही, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को फैकल्टेटिव कहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैक्टीरिया की एग्जाम्पल लो, बैक्टीरिया के अंदर आप पढ़ते हो एक होता है, देखो एरोबिक बैक्टीरिया होता है जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, राइट। तो एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर एक होता है जिस ऑक्सीजन चाहिए होती है, नॉट प्रोड्यूस बट
रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो एक होता है बैक्टीरिया जो कि होता है फैकल्टेटिव एरोबिक, यानी कि उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो फिर भी ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर भी ठीक है। एक होता है ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब होता है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, नो मैटर व्हाट, अगर नहीं मिली सो दैट ऑर्गेनिज्म विल डाई। तो ऑब्लिगेट इसे बोलते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं अगर, तो एक ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो कि आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, यानी कि आर्टिफिशियल मीडियम एक ऐसा मीडियम जो कि हमने खुद तैयार किया, जैसे आप ग्रीन हाउस देखते हो तो वो एक आर्टिफिशियल मीडियम है प्लांट के अंदर, वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है, ठीक है। तो इनमें से एंडो पैरासाइट सही ऑप्शन हो जाएगा। एंडो पैरासाइट आर्टिफिशियल मीडियम में सर्वाइव नहीं कर सकता एंडो पैरासाइट, क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर रहता है, तो सारी कंडीशंस उसके मुताबिक होती हैं, यानी कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म पे ही के अंदर ही वो जाएगा जिसको वो इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर सर्वाइव करना उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इन लाइट एंटीना कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट, इनमें से कौन सी चीज़ लाइट एंटीना कॉम्प्लेक्स में नहीं पाई जाती। इसको समझने से पहले आपको बताना चाहिए फोटो सिस्टम क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको एग्जैक्टली अगर मैं पूछूँ क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, तो ये देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, राइट। अभी ये मेरा सेल है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को अगर मैं जूम इन करूँ यहाँ पे, तो ये क्लोरोप्लास्ट आ गया आपका, ठीक है। ये आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं, एक सैक को बोलते हैं थैलाकॉइड, और थैलाकॉइड के पाइल को बोलते हैं ग्रेना, ये तो सबको पता होगा, राइट। और ये जो यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा, और ये इसको बोलेंगे स्ट्रोमल लेमेला। इतनी बात क्लियर है। अब क्लोरोफिल का है, हमें तो क्लोरोफिल चाहिए। अभी जो एक थैलाकॉइड है, इस थैलाकॉइड को जूम इन करो, इस थैलाकॉइड को जब आप जूम इन करोगे तो इस थैलाकॉइड की भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और क्लोरोफिल आपको इसकी मेम्ब्रेन में ऐसे बॉक्सेस के अंदर पड़ा हुआ मिलता है। इन बॉक्सेस को हम फोटो सिस्टम्स कहते हैं। अगर नहीं समझ आया तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये जो फोटो सिस्टम है, ये दो होते हैं, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम का खुद का भी स्ट्रक्चर होता है, एक बॉक्स अगर मैं जूम इन करूँ तो इस एक बॉक्स के अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। साइड वाले जो दो होते हैं उनको हम लाइट एंटीना कॉम्प्लेक्स या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, दो नाम है इनके। और यहाँ पे आपको मिलता है कैरोटिनॉइड, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और बीच में होता है रिएक्शन सेंटर जो कि इन दोनों का बॉस होता है। रिएक्शन सेंटर के अंदर होता है क्लोरोफिल ए, और फिर यहाँ से फोटो सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे चलती है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे बैठा हुआ होता है, फ्यूओफाइट इन क्लास 2 के इन्होंने, आप बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ोगे या फिर पढ़ लिया है तो रिविजन हो गया हो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन नहीं मिलता, हीमोग्लोबिन तो बिल्कुल एक अलग चीज़ होगी। हीमोग्लोबिन आपको आरबीसी के अंदर मिलता है, जो कि आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, और ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में आरबीसी की मदद करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इन इफ़ द लेवल ऑफ CO2 एंड H+ आइंस इंक्रीज, अगर बॉडी के अंदर H+ आइंस और CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ जाए तो रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होगा। ऑफ कोर्स अगर आप भाग रहे हो तो भागते वक्त आपकी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लेकिन आप जब भागना रोकते हो तो आप तेज़ी से सांस लेते हो, रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिली और जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रोड्यूस हुई वो अच्छे से बाहर नहीं जा पाई। तो यानी कि अगर बॉडी के अंदर CO2 बढ़ जाए तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए इन्वायरमेंट से हम लोग ज़्यादा ज़्यादा ब्रीथ तेज़ी से करेंगे, तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर कह रहा है लैक्टियल्स रिक्वायर विच मसल टू फ्लो। लैक्टियल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो लैक्टियल एक लिम्फेटिक वेसल होती है। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखते हो, जब एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो विलाई करके एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन विलाई के अंदर एक विलाई के अंदर लैक्टियल नाम की लिम्फ होती है, और ये लिम्फ ग्लूकोज वगैरह एब्जॉर्ब करती है, और फिर यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें जाती हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। और यहीं पे एक दूसरी आपके पास आर्टरी होती है जो कि जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ठीक है, नॉट आर्टरी बट वेन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज वगैरह लेके जाती है कहाँ पे, हेपेटिक पोर्टल वेन जिसे आप बोलते हो वो वाली वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन भी ग्लूकोज एब्जॉर्ब करती है और लैक्टियल भी करती है। लैक्टियल एब्जॉर्ब करके कहाँ लेके जाती है, लिम्फेटिक
नोड्स के अंदर, और ये जो है वो हेपेटिक पोर्टल वेन ये लेके जाती है लिवर के अंदर। लिवर के अंदर बाकी एक्स्ट्रा खाना स्टोर हो जाता है, बाकी जितना भी होता है वो ब्लड के थ्रू दूसरे बॉडी पार्ट्स के पास जाता है। तो लेक्टियल पूछ रहा है कि लेक्टियल समझ आ गया आपको। लेक्टियल एक लिम्फेटिक वेजल होती है जो कि विलाई के अंदर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, खाने को एब्जॉर्ब, ग्लूकोज वगैरह को एब्जॉर्ब करती है। तो इसके साथ जो मसल्स काम करते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, यानी कि ऑफकोर्स आपके कंट्रोल में नहीं है। वॉलंटरी क्या होता है, जब मैं चाहूँ तो अब्जॉर्प्शन हो रही है, मैं चाहूँ तो अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, नहीं ऐसा नहीं होता। इट्स इनवॉलंटरी, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल, इट्स नॉट इन माई हैंड्स। अनस्ट्रिएटेड मसल्स होता है, यानी कि स्ट्रिएशंस नहीं होती इन मसल्स के ऊपर। आपने देखा होगा मस्कुलर सिस्टम के अंदर आप पढ़ते हो, मसल्स के अंदर एक होता है स्ट्रिएटेड मसल्स, एक होता है अनस्ट्रिएटेड मसल्स। तो इसके बाद जो मसल होता है वो अनस्ट्रिएटेड इनवॉलंटरी मसल होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये पूरा एक नाम है, ये थ्योरी किसने दिया था? तो ये थ्योरी पहली बार दिया था लामार्क ने। लामार्क से इन्होंने पहली बार इनिशियल थ्योरी जो दी थी वो लामार्क ने दी थी, जिसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा गया था। सॉरी, ये थ्योरी तो दूसरी है। तो ये वाली जो थ्योरी है लामार्क वाली थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लामार्क ने कहा था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लिविंग बीइंग, यानी कि अगर कोई कैरेक्टर का एवोल्यूशन हो रहा है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इन्वायरमेंट से, यानी कि उसके लाइफ टाइम के ड्यूरिंग ही इन्वायरमेंट से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खुद चेंजेस को एडॉप्ट करेगा। लेकिन ये थ्योरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। इसके बाद डार्विन की एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, या फिर इसको हम लोग थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विन ने इसका थोड़ा सा इससे अलग चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होता, होता ये है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो एवोल्यूशन आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो बेसिकली नेचर सेलेक्ट करता है, ठीक है, वो नेचुरल सिलेक्शन से होती है। तो ये दोनों थ्योरीज आएंगी। पहले जो थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की आई थी लामार्क की, उसके बाद डार्विन की थ्योरी आई थी, ठीक है। लेकिन डार्विन की थ्योरी आज भी लोग पढ़ते हैं, हमारी बुक्स के अंदर पढ़ाई जाती है, सक्सेसफुल थ्योरी थी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बहुत सक्सेसफुल थ्योरी थी। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ एसोसिएटेड विथ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ क्या चीज़ एसोसिएटेड होती है? तो हिप्पोकैम्पस आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ब्रेन का ऐसा पार्ट जहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर्ड होती है, ठीक है, हिप्पोकैम्पस यहाँ पे सही ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कंट्रोल करता है? तो हैपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड कहते हो और ये कंट्रोल करता है हैपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं पिट्यूटरी से, बेसिकली उसको कमांड देता है हाइपोथैलेमस के, अच्छा अब हार्मोन रिलीज़ करो, इस तरीके से भी कंट्रोल करता है। और एक अगर अब हार्मोन नहीं चाहिए तो उसको हार्मोन्स को इनहिबिट भी हाइपोथैलेमस करता है। तो दोनों तरीके से कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस करता है।